सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं और दिखा दूं। देखिए ये मॉडल पेपर है और यहाँ पे मैंने बोर्ड की कॉपी पर फुल सोल्यूशन लेके आया, ठीक है ना। और ये आपके 16 फरवरी के लिए है, देख सकते हैं यहाँ पे पेपर 2023 का जो मैं कल दिया था बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर वही है, यूपीएमएसपी वाला। और यहाँ पे फुल सोल्यूशन वीडियो लेके आया हूँ। लगभग कम से कम तो हम मान के चले 1 घंटे वाली ये वीडियो होने वाली है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। हर एक टॉपिक कवर करेंगे, 100 में 100 पूरा हम लोग टारगेट करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लगातार यूपी बोर्ड की तैयारी करवा रहे हैं हिंदी को जाके छाप के आएगा हिंदी में। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, सारा आंसर आप छाप के आएंगे। इसमें आज हम पूरा सोल्यूशन बोर्ड की कॉपी पे करवाऊंगा, ठीक है ना। हर एक प्रश्न का उत्तर बहुविकल्पी में आपको दिखा दूंगा और साथ ही साथ इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसके मिशन भेज दूंगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा दोनों का फुल सोल्यूशन और पेपर, ठीक है ना। हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों का ये परिवार है, हमारा कुछ भी नहीं है, सब मोह माया है यार, सब मोह माया है। चिंता मत करिए, आप लोग पास हो जाएंगे। हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ पढ़ेगा, निगेटिव मत ले आइएगा। नहीं सर हम तो हिंदी में फेल हो जाएंगे, इतनी वीडियो दे रहे हैं आपको, कैसे फेल हो जाएंगे आप, कैसे फेल हो जाएंगे आप। 1 घंटे के लिए सब कुछ बंद करके आप बस यहाँ पे बैठ जाइए। 100% गारंटी है प्यारे बच्चों कि आप हिंदी में 100 में से कम 85-80 स्कोर करोगे। 95 टारगेट रखते हैं, मान लीजिए अगर आप मेहनत करते हो तो 95 हो जाएगा अचीव, लेकिन कम से कम 80-85 आपका नंबर स्कोर होगा, ठीक है ना। इसकी गारंटी मेरी, चिंता मत करिएगा। तो 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। और इसी 3 घंटे 15 मिनट में आपको क्या रहेगा, प्रश्न को सॉल्व करना रहेगा। आपका पूर्णांक कितना रहेगा, 100 नंबर का क्या रहने वाला है, पूर्णांक रहने वाला है, ठीक है ना। प्रश्न पत्र आपके 2 खंडों में रहेंगे, खंड क और खंड ख, 2 खंडों में रहने वाला है। पहला प्रश्न आपके 5 बहुविकल्पी रहेंगे। यहाँ पे प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शंपूरानंद, मोहन राकेश या रामकृष्ण दास। तो कौन है इसके लेखक, तो आप लोग सीधा बताइएगा शंपूरानंद है। देखिए पहले का आप लोग क्या डालेंगे, खंड क डालेंगे। बोर्ड की कॉपी पर सीधा इसका सोल्यूशन दे रहे हैं, बोर्ड की कॉपी पर देख सकते हैं। पहले आप लोग आंसर सॉल्व करने खंड क डालिएगा, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या आपको 1 लिखना है। जैसे मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम लिखना है, वीडियो की स्किप मत करिएगा, सेम टू सेम। अगर शायद इस वीडियो को देख लिए ना तो आराम से पास मार्क का तो आपका इसी वीडियो में हो जाएगा। फिर उसके बाद क का आंसर दे रहे हैं तो आप क डालेंगे, फिर लिखेंगे सेकंड वाला शंपूरानंद। क्या लिख देंगे, शंपूरानंद। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है अगला लल्लू लाल। लल्लू लाल की रचना है, भाई साहब लल्लू लाल की रचना कौन सी है, सुख सागर है, प्रेम सागर है, परीक्षा गुरु है या रानी केतकी की कहानी है। तो ख का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख का राइट आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा, ख लिखेंगे और फिर राइट आंसर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, प्रेम सागर। किसकी रचना है, लल्लू लाल की है। उसके बाद पर्दा कहानी के लेखक है, भाई साहब पर्दा कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत या फिर यशपाल। तो पर्दा कहानी के लेखक आपको बताना है, पर्दा कहानी के लेखक है यशपाल। ग डालेंगे, ग का राइट आंसर आपका चौथा क्या हो जाएगा, यशपाल हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, आवारा मसीहा के रचनाकार है। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर, राम बिच्छबेनपुरी, राहुल सांस्कृत्यायन या रांगे राघव यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विष्णु प्रभाकर है। कौन है, विष्णु प्रभाकर। सीधा बोर्ड की कॉपी पे मैं छपवा रहा हूं, ऐसे लिखना है। अंगा वाला है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदारपुर सिंह, वासुदेव सड़क अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, राष्ट्र का स्वरूप किसका है, तो राष्ट्र का स्वरूप जो पाठ का शीर्षक है, राष्ट्र का स्वरूप जो है वो वासुदेव सड़क अग्रवाल की है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो अंगा का राइट आंसर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अशोक के फूल के लेखक कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला है, दूसरा वाला क्या है, कामायनी किस युग की रचना है, 1 नंबर का है। तो इसका आंसर कैसे देंगे, नीचे आइए यहाँ पे आप डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर सेकेंड। देखिए क ऊपर डाल दिए, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का हम लोग क ख ग घ अंगा तक दे दिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड डालेंगे आप लोग। उसके बाद क क्या हो जाएगा, छायावादी युग। क्या हो जाएगा प्यारे लाडलो, छायावादी युग हो जाएगा।
कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। छापने वाले प्रश्न छाप लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे खवाला, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? अग्रदास, तुलसीदास, नंददास या रामधारी सिंह दिनकर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खवाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा अग्रदास। अग्रदास कौन है? तो अग्रदास जो है यह प्रगतिवादी युग के कवि हैं। प्रगतिवादी युग के कवि कौन है भाई साहब? अग्रदास जी हैं, अग्रदास। और तुलसीदास किस युग के कवि हैं? कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1941, 1943, 1954 या 1947? तो दूसरे का ग का राइट आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1943 है। सेम टू सेम लिखना है, याद रखिएगा, सेम टू सेम लिखना है। और इसको याद करते हुए चलिए। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? प्रियप्रवास, साकेत, भारत भारती या फिर कामायनी? यहाँ पे आपको द्विवेदी युग की रचना बताना है। तो द्विवेदी युग की रचना जो नहीं है वो है कामायनी। द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? कामायनी जो है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रियप्रवास, साकेत और भारत भारती ये तीनों क्या है? द्विवेदी युग की रचनाएं हैं। अंगा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? इसमें से कौन सी कृति जो है महाकाव्य नहीं है? रामचरितमानस या फिर साकेत, पद्मावत या फिर मामा? तो इसमें से कौन सी कृति जो है महाकाव्य नहीं है? तो महाकाव्य आपको बताना है। तो इसमें से जो मामा है यह महाकाव्य नहीं है। रामचरितमानस, साकेत और पद्मावत ये तीनों क्या है आपके? महाकाव्य। देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगा। आपको सेम टू सेम इसी प्रकार से बोर्ड की कॉपी में छापना है। जैसे यहाँ पे बोर्ड की कॉपी में लिखा गया है लाडलो, इसी प्रकार से छाप के आना है, ठीक है ना। चिंता मत करिएगा, पूरी तैयारी करवा रहे हैं आपको। किस चीज़ की चिंता है? हमें तो नहीं लगता कि आपको चिंता भी करनी चाहिए किसी चीज़ की। आप लोग अब चिंता मत करिए, डर खत्म हुआ बोर्ड की। बोर्ड में अच्छा नंबर स्कोर करेंगे, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है ना। उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग गद्यांश पद्यांश सॉल्व करेंगे। आपके पेपर में 2 गद्यांश दिए रहेंगे और दोनों गद्यांशों में से कोई एक गद्यांश का आपको क्या देना रहेगा? उत्तर देना रहेगा। विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच मैंने कई पेपरों में बताया है, लेकिन इसमें मैं सॉल्व करवा रहा हूं तो इसको थोड़ा सा डेडिकेटेड होकर हम पढ़ाएंगे आपको, चिंता मत करिएगा। दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये कितने नंबर का है? 10 नंबर का है क्या यहाँ पे गद्यांश? धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना क्या है? आवश्यक है। इन सब की जांच पड़ताल क्या करना है आपका? आवश्यक है, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर देना है। सबसे पहला आंसर देना है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ क्या लिखेंगे? आपको यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 ऐसे हेडिंग डालेंगे जैसे यहाँ पे डाला गया है। सेम टू सेम आपको डालना है, सेम टू सेम आपको डालना है, आपको कहीं मिस्टेक नहीं करना है। देखिए यहाँ पे मैं एक प्रीमियर लगाने जा रहा हूँ वीडियो, जो कि बोर्ड के द्वारा यहाँ पे पेपर है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर नंबर 3 डालना है। प्रश्नोत्तर नंबर 3 का आपको पहला आंसर देंगे। क्या बोला था वहाँ पे? प्रस्तुत पद्यांश का जो यहाँ पे गद्यांश है इसका संदर्भ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से क्या है? शीर्षक निबंध से क्या है? अवतरित है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन सेकंड वाला क्या है? धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो सीधा लिखेंगे इसका आंसर, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां भरी हुई है। पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं? पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां भरी हुई है। इसका आंसर आप यहां से भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए
धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, इसको भी लिख देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी लिख देंगे तब भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहां से कहां तक भाई साहब रेखांकित अंश है? धरती माता की कोख से लेकर कहलाती, सारी यहां तक है। धरती माता की कोख से लेकर यहां तक है आपका, कहां तक का है? कौन परिचित न होना चाहेगा, यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक का पूरा है, ठीक है ना। यहां से यहां तक का आपका पूरा का पूरा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धरती माता की कोख से कौन न परिचित होना चाहेगा, यहां से यहां तक है। इसका रेखांकित अंश की व्याख्या क्या लिखेंगे? विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य रत्न भरे हैं, इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा भी है और इससे हमारा प्रांगण परिचित होना ही चाहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? यहीं पर देख लीजिए। पृथ्वी की देह को यहाँ पे देखिए, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार मिट्टियों ने पृथ्वी की देह को सजाया है। अगर ये भी लिख देंगे तब भी राइट आंसर रहेगा, या फिर आप इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया गया है। काम खत्म। अगला यहाँ क्वेश्चन है लास्ट वाला क्या क्वेश्चन है? भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? भाई साहब, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर इसको आपको बताना है। और जो काफी इंपॉर्टेंट वाला क्या है आपका क्वेश्चन है, और जो इंपॉर्टेंट है केवल हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को ज्यादा सॉल्व करेंगे, क्योंकि भाई साहब ये आपके पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए, ठीक ना। भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमारी भावी आर्थिक विकास के लिए, विकास की दृष्टि से हम यह जांच पड़ताल आवश्यक है कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित बहुमूल्य रत्न, धातुएं, खनिज पदार्थ, अन्य फल, जल और इसी प्रकार की अनेक अनमोल वस्तुएं जिन्हें धरती छिपाए रखती है। उसके बाद आपका अथवा वाला है, इसको आप कर सकते हैं, ये तो अशोक के फूल से लिया गया है, ठीक है ना। तो अगर आप करना चाहेंगे तो आप एक करना है, चाहे आप ऊपर वाला करिएगा या फिर इसको करिएगा, दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। तो हम लोग ऊपर कर लिए तो एक छोड़ देंगे, आपको एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। दोनों कर देंगे, सोच रहे हैं कि आपको नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो बोर्ड के द्वारा जितना नंबर दिया है बस उतना ही दिया जाएगा। यहाँ पे है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे गद्यांश बाद पद्यांश सॉल्व करेंगे, 10 नंबर का है क्या? यहाँ पे दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सुन लो पाओ, यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है लज्जाशील वाला, तो हम इसमें इसी को सॉल्व करेंगे। ये लज्जाशील वाला यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, लज्जाशील वाला हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया यहाँ पे। अभी आपके सामने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बने हैं, 5 क्वेश्चन बने हैं। सबसे पहला है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ क्या लिखेंगे आप देख लीजिए। यहाँ पे प्रस्तुत, सबसे पहले यहाँ पे आप प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालेंगे। जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा उसको आपको फिल कर देना है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल देंगे। फिर पहला आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत पद महाकवि अध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। इसका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा यहाँ पे संदर्भ। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोद ले श्रांति खोना, वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की अकमल मुख की मलानताएं मिटाना। अब इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, वह थोड़ी सी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर, अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि उसके सूखे होंठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश प्रमुख प्रफुल्लित हो उठी। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे, उसके बाद क्या है? राधा लज्जाशील महिला
राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। जो राधा है वो लज्जाशील महिला पथिक के विषय में क्या कहना चाहती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं और उसकी शरीर उघड़ जाए। क्लियर है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है, होठों की अकमल मुख में अलंकार बताइए। होठों की अकमल मुख में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है। तो होठों में रूपक अलंकार है। होठों में कौन सा उप है अलंकार, रूपक अलंकार है। और जो कमल मुख में कौन सा है, उपमा अलंकार है। तो होठों की कमल में कौन सा अलंकार पूछा था, तो होठों में रूपक अलंकार और कमल मुख में कौन सा है, उपमा अलंकार है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। जलद और कृषक ललना का यहाँ पे अर्थ बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जलद का अर्थ बादल होता है और ललना का अर्थ क्या होता है, भूमि पुत्र होता है। जलद का अर्थ क्या होता है, बादल होता है और ललना का अर्थ जो होता है वो भूमि पुत्र होता है। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ पे है आपका जीवन परिचय लिखने के लिए प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 क्या, जीवन परिचय लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जो कि 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन आपका, 5 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। जी हाँ, क्या है प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। लगातार आपको वीडियोस के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक ना, और जिस प्रकार आप लोग ये अपना हिंदी में प्यार दे रहे हैं ना, इसी प्रकार प्लीज आप लोग बनाते रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मतलब मजा आ जाती है यार जब आप लोग क्लास करते हैं और जुड़ते हैं। हम हर कमेंट का रिप्लाई देते हैं। आप लोग देखे होंगे जितने भी कमेंट करते हैं सबका रिप्लाई देते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे ढंग से देने का प्रयास करते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और जब आप लोग पढ़ते रहते हैं ना तो पढ़ाने में मजा आती है यार, चपक के पढ़ाते हैं। जितना हो सकेगा मैं उतना आप लोगों के लिए मेहनत करने को तैयार हूँ, लेकिन आपको हमारे साथ मेहनत करना होगा। आप मेहनत करने के लिए उतारू तो हो जाइए, पढ़ाने के लिए मैं हूँ यार, मैं खड़ा हूँ, चिंता मत करिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, 1 रुपये नहीं देना है। तो यहाँ पे आपको लेखक का साहित्यिक परिचय बताना है। और देखिए किस लेखक का यहाँ पे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव सर अग्रवाल। तो इसमें से आपके 3 हैं, तीनों में से आपको किसी एक का यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क। क्या डालेंगे भाई साहब, आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क डालेंगे और डालेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या डालेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल का यहाँ पे जीवन परिचय लिख रहे हैं। 3 है, तीनों में से कोई एक लिखना है आपको। तो मैं यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल का लिख रहा हूँ। वासुदेव शरण अग्रवाल किसके हैं, राष्ट्र के स्वरूप के हैं। याद कर लीजिए हमारे साथ, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ सबसे पहले जीवन परिचय। अब कहेंगे गुरुजी साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, आप तो जीवन परिचय बता रहे हैं, हमें चूतिया बना रहे हैं का। नहीं यार, आप साहित्यिक परिचय लिखिए, जीवन परिचय लिखिए, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। वहां पे आप क्या लिखें, देखिए ऊपर जीवन परिचय लिखा है, नीचवा झांकिए, नीचवा साहित्यिक योगदान लिखा हुआ है और नीचे झांकेंगे ना तो आपकी इनकी प्रमुख कृतियां भी मिल जाएगी। आपकी इनकी क्या मिल जाएगी, प्रमुख कृतियां भी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, चलिए तो जीवन परिचय हम लोग देखते हैं। डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। जो वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कहाँ पे हुआ था, 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता कहाँ पे रहते थे भाई साहब, लखनऊ में रहते थे। इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी यह कहाँ हुई थी, याद रखना, लखनऊ में ही हुई थी। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शीर्ष प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है ना, अब इनका डालेंगे साहित्यिक योगदान। साहित्यिक योगदान में आपको क्या क्या लिखना है, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास
के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना भी की। तो इनका क्या हो जाएगा, ये प्यारे बच्चों साहित्यिक योगदान हो जाएगा। अब इनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करेंगे। मैं बोला था ना कि आपको अच्छे से अच्छे प्रकार से लिखने का तरीका बताऊंगा। आपको इसी प्रकार से लिखना, बढ़िया ब्लैक में डाल के, और जो मेजर पॉइंट है ब्लू में लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर यार आपको अच्छा नंबर दे, ठीक ना, ताकि आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर दे। वासुदेव सड़ग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहला क्या है, निबंध संग्रह। अब निबंध संग्रह कौन कौन सी इनकी, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, ममता भूमि, पुत्रोहम, पृथ्वीया, वागंधरा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। आदि इनके क्या है, प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। शोध प्रबंध, शोध प्रबंध कौन कौन सा है, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, क्या है, पाणिनिकालीन भारतवर्ष। और कौन कौन सा है, आलोचना ग्रंथ, कौन सा है, आलोचना ग्रंथ। और आलोचना ग्रंथ कौन कौन सा है, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित की संस्कृति अध्ययन, ये इनकी आलोचना ग्रंथ है। संपादन देखेंगे, संपादन कौन कौन सा है प्यारे बच्चों, पाली, प्राकृति और संस्कृति के एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया। साहित्य में स्थान, तो भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव सड़ अग्रवाल का निबंध साहित्य अत्यंत क्या है, समृद्ध है। क्लियर है। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर क तो हो गया, प्रश्नोत्तर नंबर क तो हो गया, 5 का क हो गया। अब यहाँ पे 5 का ख देखेंगे। 5 का क्या देखेंगे, ख देखेंगे। ख क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए, 5 नंबर मिलेगा। अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 शब्दों में उत्तर देना है। पहला क्या है, मैथिली शरण गुप्त, दूसरा क्या है, सुमित्रानंदन पंत, तीसरा क्या है, रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा क्या है, रामधारी सिंह दिनकर है। तो यहाँ पर हम लोग किसका आंसर देने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग मैथिली शरण गुप्त का आंसर देने वाले हैं। आप लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो भी प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा, तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 है तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 डालेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ख लिखेंगे। सेम टू सेम आपको इसी प्रकार से उत्तर देना है, जिस प्रकार से यहाँ पे उत्तर दिया गया है इसी प्रकार से उत्तर देना है, ठीक ना। आप लोग गलती मत करिएगा यार, हिंदी में अगर अच्छा नंबर चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि स्वच्छ लिखावट के साथ और अच्छे तरीके से प्रॉपर आपको लिखना है, ठीक ना, ब्लैक ब्लू का यूज करके। बाकी कोई परेशानी नहीं होगी, चिंता मत करिएगा। सबसे पहले लिखेंगे जीवन परिचय। क्या लिखेंगे, जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म संवत 1943 अर्थात सन 1886 ईस्वी में चीरगांव जिला झांसी में हुआ था। कब हुआ था, तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर, चीरगांव, जो कि झांसी में है। अब यहाँ पे कहें सर साहित्यिक परिचय, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे साहित्यिक परिचय डाल दीजिए, साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था और सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर भी अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। द्विवेदी जी को कौन भाई साहब गुरु मानता था, तो जो द्विवेदी जी को गुरु मानते थे वो मानते थे मैथिली शरण गुप्त। कौन मानते थे भाई साहब, मैथिली शरण गुप्त जी मानते थे। मैथिली शरण गुप्त जी क्या मानते थे, मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। गुप्त जी को प्रारंभ में पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहां पर इनका मन नहीं लगा, अतः घर पर ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृति और हिंदी का गहन अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थी। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति को प्रेरणापद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की, साथ ही सक्रिय रूप से सहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे, जिनके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। अब इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है,
तो इनकी भाई साहब प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, अनुदित और मौलिक। कौन कौन सी हैं? अनुदित हैं और मौलिक हैं, ठीक है ना। और उनकी साकेत भी रचना है। साकेत यह एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। देखिए प्रश्न बनता है, प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से महाकाव्य, देखिए ऊपर ही क्वेश्चन बना था, हम आपको इसलिए आपको सारा चीज पढ़ा रहे हैं ताकि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ने ना पाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बना है ना, महाकाव्य नहीं है, तो साकेत महाकाव्य है, रामचरितमानस है, पद्मावत है, लेकिन मामा नहीं है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पॉइंट में याद रखिएगा। मैं कहता हूं ना कि एसकेएम स्टडी आपको ऐसी तैयारी करवा देगा लास्ट के दिनों में कि आप छाप के क्वेश्चन करके आएंगे, चिंता मत करिएगा। आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा चिंता कर लीजिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा क्वेश्चन आप छाप के आएंगे, पूरा का पूरा एकदम धुआं करके आएंगे इस बार, ठीक है ना, हिंदी को। चलिए, भारत भारती, इसमें भारत की दिव्य संस्कृति और गौरव का मान किया गया है, ठीक है ना। और देखिए हाँ, श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है, ठीक है ना। और भारत भारती भी इनका है, और यशोधरा भी है। यशोधरा में क्या है? इसमें बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र का उजागर किया गया है। यशोधरा में ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की ही है। और द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया, यह भी किसकी कृतियां हैं? यह भी मैथिली शरण गुप्त है। इसमें हिंदू संस्कृति के प्रमुख पात्रों का पुनर्वालोकन कर कवि ने अपने पुनर्निर्माण कला उत्कृष्ट की है। अब हेडिंग डालेंगे साहित्य में स्थान। भाई साहब इनका साहित्य में स्थान क्या था? तो साहित्य में स्थान लिख लीजिएगा, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे। खड़ी बोली को काव्य के सांचे में ढालकर परिष्कृत करने का जो असाधारण कौशल इन्होंने दिखाया वह अविस्मरणीय रहेगा। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उसकी चेतना को क्या दी? वाणी दी, ठीक है ना। ये आप क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 6 है। अब देखिए भाई 6 क्या है यहाँ पे? 6 आपका जो है यह है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, या फिर ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश आपको लिखने के लिए आएगा। ध्रुव यात्रा कहानी क्या लिखने के लिए आएगा? सारांश लिखने के लिए आएगा। तो यहाँ पे जो लिखा गया है, ये लिखा गया आपके बहादुर कहानी का यहाँ पे उद्देश्य हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। आप चाहे पंचलाइट वाला या फिर बहादुर, आप दोनों में से कोई एक याद कर लीजिएगा। एक काम कर, दोनों याद कर लीजिए, कोई ना कोई आ जाएगा। बहादुर नेपाल वाला, पंचलाइट जो एक टोली थी वो जाके पंचलाइट खरीदते हैं। तो ये तो मैं हर एक क्लास में करवाता हूँ यार, याद हो गया होगा आपको। तो चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 6 डालेंगे। 6 डालने के बाद आप बहादुर कहानी का उद्देश्य यहाँ पे लिख दीजिएगा, बहादुर कहानी का उद्देश्य। थोड़ा ऐसे लिख दीजिएगा ना, सही रहेगा। यहाँ पे ब्लैक से ऐसे डालिएगा, थोड़ा सही रहेगा। डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं लेकिन थोड़ा सा आपका अट्रैक्टिव लगेगा। बहादुर, अमरकांत जी द्वारा लिखी गई कहानी। बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यंत कट व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं की कहानी को पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है, ठीक है। यहाँ पर लेखक की पत्नी निर्मला होती है, जो कि अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला भी स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम की आदि बन चुकी थी, ठीक है, क्योंकि वो जा चुका था। अभी मैं एक बार विस्तार से सुना दूंगा, चिंता मत करिएगा। बहादुर की अनुपयोगिता देखकर सभी अब अपना काम, अपना घरेलू कार्य करने से घबराते थे। यहाँ पे उपयोगिता नहीं, अनुपयोगिता, अनुपयोगिता, ठीक है। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं और अच्छा व्यवहार करने के लिए सोचते हैं, परंतु अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, और उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी क्या है, हमें प्रिय है, ठीक है ना। तो ये बहादुर कहानी का क्या है, आपका उद्देश्य है।
और आपको इसी प्रकार से लिखना है। अब हम आपको सुना देते हैं, देखिए सुनेगा। बहादुर एक नेपाल का लड़का है जो कि अपने माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर वो नेपाल छोड़कर शहर चला आता है। सोचता है कि मैं शहर चलूंगा और यहाँ पे कमाई करूंगा, ठीक है ना। ऐसा कौन सोचता है? ऐसा सोचता है बहादुर, ठीक है। ऐसा कौन सोचता है? ऐसा सोचता है बहादुर। और फिर क्या होता है कि यहाँ पर मिलती है निर्मला। निर्मला जो कि लेखक की पत्नी है, यहाँ पे लेखक स्वयं को पात्र बताता है। फिर निर्मला जी क्या करते हैं कि बहादुर को नौकरी पर रख लेती हैं। पहले तो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, लेकिन बाद में उसके साथ घर वाले गाली गलौज, मारपीट, अत्यंत बेकार बेकार चीजें करने लगती हैं। फिर भाई साहब कब तक वो सहेगा? आप ही बताइए। वो लड़का छोटा सा है, प्यारा सा बच्चा है, कब तक सहेगा? वो जब समझदारी आ गई तो घर छोड़ के भाग गया, तड़ी पार हो लिया। और जब भाग गया तो भाई साहब अब क्या हुआ कि घर वाले ढूंढने लगे, यार बहादुर तो भाग गया, अब करे क्या? पहले तो उससे काम करवाते थे, मारपीट करने लगे, फिर वो भाग के जब चला गया तो अब घर वाले पछताने लगे, यार अगर बहादुर काश होता तो हम लोगों को काम नहीं करना पड़ता, आराम से हम लोग का काम हो जाता। बस यही चीज़ें हैं यार, लिख देंगे काम हो जाए। यार थक गए यार पढ़ाते पढ़ाते, कोई नहीं यार। अब एक एक घंटे क्लास देते हैं आपको, एक एक घंटे की क्लास आप देखे होंगे। तो अभी एक क्लास अपलोड हुई थी 6 PM पे, और ये आपकी सेकंड क्लास है जो कि मैं इसको शाम को 7:30 PM तक अपलोड करूँगा। कर दिया हूँ, चल रहा है मैं भी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ ना, प्रीमियर में लगाता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आपका स्वपठित खंड काव्य, भाई साहब ये 5 नंबर का पेपर में आएगा, स्वपठित खंड काव्य। और यहाँ पे श्रवण कुमार का है, रश्मि रथी का है। आप अपने जिले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ लीजिएगा अपने अपने जिले का, ठीक है ना। मुक्ति यज्ञ और त्यागपथी, और यहाँ पे है आलोक वृत्त, और साथ ही साथ आपका है सत्य की जीत। मैं बता देता हूँ किसके लिए कौन सा आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है किसके लिए कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। थोड़ा सा ये भी मैं यहाँ पे फिर से पुनः डिस्कशन कर दे रहा हूँ, एक बार आपको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिएगा, ये मैं भी सुबह ही मैं पढ़ाया था ना, अपलोड हुआ था तो ये रखा रह गया, तो मैं इसको समझा दे रहा हूँ। देखिए, मुक्ति यज्ञ, अगर आप कानपुर से हैं, जौनपुर से, मुरादाबाद से, फैजाबाद से, एटा से, ललितपुर से, तो आप मुक्ति यज्ञ वाला तैयार कर लीजिएगा। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया सिलेबस है उसका है। सत्य की जीत झांसी वाले बच्चे, बदायूं वाले, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर वाले जो होंगे बच्चे वो सत्य की जीत को तैयार करेंगे। रश्मि रथी वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर और उन्नाव और देवरिया वाले तैयार करेंगे। आलोक वृत्त वाला प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फरुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर इत्यादि आलोक वृत्त वाले तैयार करेंगे। त्यागपथी वाला कौन कौन से तैयार करेंगे बच्चे? आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी इत्यादि त्यागपथी वाला तैयार करेंगे। श्रवण कुमार वाला मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर इत्यादि जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? वो श्रवण कुमार वाला आपको तैयार करना है, ठीक है ना। तो ये आप देख लिए कौन कौन सा तैयार करना है। लेकिन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ आंसर, वो देने वाला हूँ यहाँ पे मुक्ति यज्ञ का आलोक वृत्त वाला आई थिंक देने वाले हैं यहाँ पे। हाँ, तो प्रश्नोत्तर संख्या 7-8 डालेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसी प्रकार से आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में लिखना है। सेम टू सेम पैटर्न फॉलो हो गया, सेम टू सेम आपको पैटर्न फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या है? आलोक वृत्त खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, इनका हम लोग वर्णन कर रहे हैं। सेम टू सेम लिखना है, यानी कि गांधी जी के प्रमुख जो विशेषता है उनका वर्णन करना है। सबसे पहला सामान्य मानवीय दुर्बलता, यानी जो गांधी जी थे इनके अंदर सामान्य मानवीय दुर्बलताएं थी। गांधी जी का आरंभिक जीवन एक साधारण मनुष्य की भांति मानवीय दुर्बलताओं वाला रहा है। उन्होंने एक बार अपने गुरु से छुपकर मांस भक्षण किया था, किंतु बाद में उन्होंने अपनी इन दुर्बलताओं पर अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर पूर्ण विजय पा ली। पहला हो गया। उसके बाद देश प्रेमी, अगला हेडिंग क्या डालना है? देश प्रेमी, यानी कि जो गांधी जी थे ये देश प्रेमी थे। इसमें क्या लिखेंगे? आलोक वृत्त में गांधी जी के चरित्र का सर्वप्रथम विशेषता उनकी देश प्रेम है। वे देश प्रेम के कारण अनेक बार कारागार जाते हैं, जहां उन्हें अंग्रेजों के अपमान अत्याचार सहने पड़ते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। भारत के लिए उनका कहना था कि तू चीर प्रशांत, तू चीर अज्ञे, तू चीर प्रशांत
तो चिरज्ञ सुरमुनि वंदित स्थित अप्रेम, हे सगुण ब्रह्मा वेदात ज्ञ, हे चीर अनादि, हे चीर अशीष, मेरे भारत मेरे स्वदेश। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिखना है इनके बारे में, सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक। तो यहाँ पे लिखेंगे गांधी जी देश की स्वतंत्रता केवल सत्य और अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त करना चाहते हैं, असत्य और हिंसा का मार्ग उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे कहते हैं कि पशुबल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। बस आपको इतना ही खंड काव्य लिखना है, ज़्यादा आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 80 शब्दों में लिखना है, तो बस काम भर का लिखिएगा, ज़्यादा छापने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितने अंक का पूछा जाएगा उतना ही आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद अब ये संस्कृति शुरू होती है, संस्कृत भाई खंड ख शुरू होगा, तो क्या डालेंगे, खंड क आप लोग डाल लेंगे, खंड ख वाला आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे है प्रश्न नंबर 8, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का है, 7 नंबर का है। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 डालेंगे। 8 का क्या कर रहे हैं, क, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क वाला है तो क डालेंगे। अब यहाँ महामना विद्वान से लेके एवाशीत तक हम लोग क्या कर रहे हैं, इनका संदर्भ और हिंदी अनुवाद करेंगे। सबसे पहले संदर्भ, लेकिन इससे पहले आपको सीधा लिखिएगा महामना विद्वान से लेकर एवाशीत तक आपको डैश डैश करना है, जैसे कि महामना विद्वान डॉट 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 एवाशीत यहाँ तक करना है। और ये आपको ब्लैक पेन से करना है, किससे करना है, ब्लैक पेन से, थोड़ा अच्छा लगेगा और एग्जामिनर को समझ में आएगा कि बच्चा किस वाले पद्यांश का उत्तर दिया है। एग्जामिनर को भी तो आपको समझाना रहेगा, ऐसा नहीं कि आप समझ के आंसर दे दीजिए, एग्जामिनर को समझ में ना आए तो आंसर भाई साहब आप दे लेंगे लेकिन वो नंबर नहीं देगा। संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ क्या लिखेंगे, यह गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। महामना मालवीय पाठ से क्या है, उद्धृत है। इसका हिंदी अनुवाद क्या लिखेंगे, महामना विद्वान वक्ता, भाषणकर्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे। यानी जो महामना जी थे वो क्या थे, विद्वान थे और भाषणकर्ता थे, साथ ही साथ वो धार्मिक नेता थे एवं एक कुशल पत्रकार भी थे। किंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। जहाँ कहीं भी ये लोगों की दुखित और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे और प्राणियों की सेवा इनका क्या था, स्वभाव था। तो इसका क्या हो जाएगा, हिंदी अनुवाद हो जाएगा। इसमें 2 प्रश्न आएंगे, ये ऊपर वाला और एक ही। तो हम लोग जब ऊपर दे दिए तो इसका आंसर नहीं देंगे, क्योंकि आपको एक ही आंसर देना है। अगर आपको करना है तो ये स्क्रीनशॉट करके इसका आंसर आप लोग दे लीजिए खुद से, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इसका आंसर देना है तो खुद से इसका आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पद्यांश सॉल्व करेंगे, पद्यांश या फिर श्लोक, पद्यांश या फिर श्लोक। अब देखिए यहाँ पे पद्यांश और श्लोक को क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 8 का ख, प्रश्नोत्तर नंबर 8 का ख का कौन सा हम लोग दे रहे हैं, ये वाला आंसर दे रहे हैं, तो ऊपर प्रश्नोत्तर नंबर 8 का ख डालेंगे। उसके बाद आप चाहे नमे रोचते डॉट 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 करके भविष्यते लिखिए या फिर डायरेक्ट आप इसी को उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए ब्लैक पेन से उतारा गया, कितना अच्छा लग रहा है। आपको थोड़ा अच्छा भी दिखाना है एग्जामिनर को ताकि वो नंबर जीते, ठीक है ना। आपको थोड़ा वहां पे यार अपना भौकाल टाइट करके दे रखना है पेपर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे नमे रोचते से लेके यहाँ पे भविष्यति तक है। तो इसका सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ से उल्लू जातकम शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है ना। इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, हिंदी अनुवाद हो जाएगा, तुम लोगों को इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। इस समय के क्रोधहीन मुख को ही देखें, क्रुद्ध होने पर यह कैसा विकृत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो गया, हम इसका आंसर नहीं देंगे क्योंकि एक का ही आंसर देना है, या फिर इसका दीजिएगा या फिर इसका दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा मुहावरे आएगा, क्या आएगा, मुहावरा आएगा। निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ चुनकर आप लोग वाक्य प्रयोग कीजिए। आपको एक ही लिखना है, 5 यहाँ पे 4 दिया रहेगा। दाल में काला होना, कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, नमक में मिर्च लगाना, तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके 4 दिए गए हैं, तो इसमें से कोई एक ही आंसर देंगे। तो सबसे पहले डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 9, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर नंबर 9 में आएगा। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 9, और कौन सी संख्या वाला आप उत्तर दे रहे हैं,
तो हम लोग दे रहे हैं दाल में काला होना, तो यहाँ पे आप सेकंड वाला डाल दीजिएगा जरूर। जो भी आप थर्ड वाला आंसर दे रहे हैं तो थर्ड वाला आप जरूर यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक ना। दाल में काला होना अर्थात गड़बड़ होना, दाल में काला होना अर्थात गड़बड़ होना, यानी तुम रात भर सड़कों पर इधर से उधर घूमते रहते हो, जरूर कुछ दाल में काला है, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ पे 10वां का क है। 10वां का क क्या है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तथापि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तथापि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा तथा धन अपि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी बी वाला हो जाएगा, तथा धन अपि हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला, इसको मतलब इनको सेकंड वाला लिखना चाहिए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला सही लिखे इन्होंने, बी हो जाएगा तथा धन अपि हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई साहब, परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो परम धन ईश्वर, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा का यहाँ पे सी वाला राइट आंसर लिखेंगे, परम धन ईश्वर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परम धन ईश्वर लिखेंगे। उसके बाद गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गायक का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला हो जाएगा गय धन अक हो जाएगा, क्या लिखेंगे, गय धन अक हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, दिए गए इनकी शब्दों में विभक्ति और वचन लिखिए। यहाँ पे आपको विभक्ति और वचन बताना है। आत्मना में विभक्ति और वचन है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पे विभक्ति और वचन बताना है। आत्मना में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो ख का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 10 लिखेंगे, क्योंकि ये 10 वाला है तो 10 वाला और 10 का कौन सा है, ख, तो ख लिख देंगे। पहला लिखेंगे षष्ठी विभक्ति एक वचन, क्या लिखेंगे, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो इसको ऐसे लिख देंगे षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है नामनान, कौन सा है, नामनान, तो नामनान में विभक्ति और वचन है। नामनान में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। यहाँ पे सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 11 है। 11 क्या है, यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। व्यसन और व्यसन, व्यसन और व्यसन, तो वस्त्र और आदत हो जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 11 का क्या हो जाएगा, वस्त्र और आदत हो जाएगा, सी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है आपका अंबुज और अम्बुद, अंबुज और अम्बुद, अंबुज और अम्बुद का क्या हो जाएगा, जल और कमल हो जाएगा। यहाँ पे जल और कमल आप राइट आंसर दे देंगे। उसके बाद ख वाला यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। अंबर, पट, विधि और नाग, तो इसमें से केवल हमें दो शब्दों का लिखना है, तो हम लोग केवल एक ही लिखना है, 4 दिया है, एक ही लिखना है। तो इसमें से हम लोग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, अंबर। प्रश्नोत्तर नंबर 11 का ख का क्या दे रहे हैं, अंबर। अंबर क्या हो जाएगा, आकाश, नभ और अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आकाश, नभ और अनंत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है ग हो जाएगा। ग क्या है यहाँ पे, ग देखिए, ग यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो नेत्र के सामने हो। नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, आंख के आगे या फिर प्रत्येक आंख, तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, इसका प्रत्यक्ष हो जाएगा और जिज्ञासु हो जाएगा, 11 का ग है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आपका है यहाँ पे दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया और कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। तो इसमें से आपको दो का लेना है, तो यहाँ पे देना क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर 11 का घ लिखेंगे और पहले का आंसर लिखेंगे तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। क्लियर है। उसके बाद नीचे देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 12। अब भाई साहब 12 में, इसमें देखिए 12 में आपको कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 है, क ख ग, क ख ग यहाँ पे दिया गया है। वीर रस, हास्य रस का स्थायी भाव सहित उदाहरण और परिभाषा लिखिए। श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार और दोहा, चौथा छंद, तो इन तीनों को देखेंगे। 6 नंबर का आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, 6 नंबर का यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए एक एक करके हम लोग आंसर देते हैं। सबसे पहले हास्य रस क्या होता है, प्रश्नोत्तर नंबर 12 का आप ऊपर डाल लेंगे, फिर लिखेंगे हास्य रस। अपने अथवा पराये के परिधान, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास्य नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस का ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए
नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। अब कहेंगे गुरुजी हम स्पष्टी लिखे कि ना लिखे, जरूरत नहीं है, आप मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका नंबर नहीं कटेगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। आप जरूर नहीं है कि आप स्पष्टीकरण लिखें, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे जोड़ा हूँ, ठीक है ना। आप स्पष्टीकरण नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ख है रस छंद अलंकार। अब अलंकार है तो प्रश्न नंबर 12 का ख अलंकार किसको हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमाय में उपमान की संभावना की जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोहत ओढ़े पितुपट्यु श्याम सलोने गात, मनव नीलमणि शैल पर आतपु परव प्रभात। स्पष्टीकरण लिखिए या न लिखिए, आपका आंसर नहीं कटेगा, केवल आप परिभाषा और उदाहरण दे लीजिए, आपका 2 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। जरूर नहीं है कि आपको स्पष्टीकरण देना ही देना है। उसके बाद आपका क्या है, दोहा है। चले दोहा लिख देते हैं। दोहा अर्थ सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे यानी विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती तथा दूसरे तथा चौथे यानी सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती। उदाहरण क्या हो जाएगा, मेरे भव बाधा हरो, राधा नाग नगरी सोई, जनतन की झाई परे, श्याम हरित धुति होई। इसमें एक लघु और दीर्घ कुल मिला के 24 मात्राएं इसमें और 24 मात्राएं इसमें है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 13 है। 13 क्या है देख लीजिए। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखे या फिर प्रार्थना पत्र, या फिर शहर में फैली बीमारी को रोकने के लिए जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखना है। तो हम लोग किसके बारे में लिख रहे हैं, प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 13 हेडिंग डाल लीजिए भाई साहब। 6 नंबर का है, पक्का कर लीजिए। 6 नंबर आप लोग पक्का कर लीजिए। तो बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक का पूरा नाम जो भी रहेगा आप लिख सकते हैं। विषय, फिर क्या लिखेंगे, विषय जो डालना महत्वपूर्ण है, बैंक अकाउंट खोलने हेतु आवेदन। फिर क्या लिखेंगे, श्रीमान सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम नहीं लिखना है आपको, आपके बैंक में एक सेविंग यानी बचत खाता खुलवाना चाहता हूं, मैं आपके बैंक का सुविधा का लाभ उठा सकूं, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरा या मेरी नई खाता खोली जाए, जिसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आपको मोबाइल नंबर ऐसे कर देना है, आपका विश्वासी, ठीक है ना, और नाम, मोबाइल नंबर, दिनांक। बाकी आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे और कुछ भी फिल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। अब आपका लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मैंने फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन कराया भाई साहब। आज तो कम से कम 4000 लाइक हो जाना चाहिए, 4000 लाइक इसी बात पर हो जाना चाहिए, क्योंकि फुल मॉडल पेपर पहली बार यूपी बोर्ड का मैं सॉल्व करा रहा हूँ। आप जाके देख लीजिए, कहीं पर ऐसी वीडियो मिलने वाली नहीं है, तगड़ी वीडियो लेके आ रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आपका निबंध है, 9 नंबर का है। कितने नंबर का है, 9 अंकों का आपका निबंध लेखन है प्यारे बच्चों। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति और देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो यहाँ पर मैं वृक्षारोपण पर महत्व पर निबंध लिखने वाला हूँ, और जो बचे निबंध है इसको मैं बाद में करवा दूंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एक ही निबंध का आंसर देना है। तो यहाँ पे वृक्षारोपण का महत्व पर निबंध मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 14। 9 अंक पक्का करना होगा आपको भाई साहब निबंध में। निबंध की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 10 पेज भर दीजिए, 20 पेज भर दीजिए, जितनी औकात उतना पेज भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर चाचा तो आपको नंबर देगा, टेंशन मत लीजिएगा। वृक्षारोपण पर महत्व आपको लिखना है। सबसे पहले लिखना है आपको प्रस्तावना। क्या लिखना है, प्रस्तावना। तो पर्यावरण को बेहतर बनाने में वृक्ष और पौधे मदद करते हैं। ये हवा को शुद्ध करते हैं, पानी को सुरक्षित करते हैं, जलवायु नियंत्रण में मदद करते हैं और मिट्टी की शक्ति को बरकरार रखते हैं, और कई अन्य तरीकों से समग्र पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वृक्षारोपण में शामिल गैर सरकारी संगठन, यानी कि वृक्षारोपण में सरकारी के साथ साथ कुछ गैर सरकारी संगठन है जो कि वृक्षारोपण में शामिल यानी वृक्ष को लगाते हैं। तो उद्योगपति और मंत्री पैसों के लालच में अंधे हो चुके हैं। वे चाहते हैं कि वे अपने व्यवसाय का विस्तार करें और पैसा कमाएं। वे पेड़ों को काटने, धरती पर वनों को खत्म करने और प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण के बारे में ध्यान रखते हैं
और निस्वार्थ भाव से अपनी स्थिति को सुधारने के लिए काम करते हैं। वे पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए पेड़ पौधे का रोपण, जल निकायों और अन्य गतिविधियों की सफाई में शामिल हैं। ऐसे लोगों को संयुक्त प्रयासों से दुनिया भर में कई गैर सरकारी लाभकारी संगठन बनाए गए हैं। इनमें से कुछ ग्रीन यात्रा, ग्रो ट्री, संकल्प तरु, ग्रीन लाइफ, सेव ट्री, से ट्री और सेव ग्रीन और कुटुंबन, बिंग ग्रीन और ग्रो शक्ति शामिल हैं। पर्यावरण विभाग समय समय पर इन एनजीओ को अपना समर्थन प्रदान करता है और वृक्षारोपण की प्रक्रिया में शामिल होने और अन्य ऐसी गतिविधियों को करने के अलावा कई गैर सरकारी संगठन भी सड़क के किनारे नाटक प्रदर्शन करने और अपने सोशल पेजों को अपडेट करने और स्कूलों और कॉलेजों में इस वजह के बताने के लिए, इस कारण को फैलाने के लिए बढ़ावा देते हैं कि आप भाई साहब प्लेन वोट लगाइए। यहाँ पर मैंने फुल पेपर सोल्यूशन दिया है हिंदी का। जी हाँ, आज तो अब लाइक हो जाना चाहिए यार, आज तो आप 4,000 लाइक करवा देंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें यूपी बोर्ड का फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन कोई यूट्यूब चैनल दिया है। सबसे फर्स्ट टाइम बोर्ड की यार स्पेशल तैयारी करेंगे हम लोग स्मार्ट तरीके से। जो बोर्ड जारी करेगा उसको हम लोग पहले ही सॉल्व करके जाएंगे ताकि एग्जाम में 100 में 100 छाप के आए। तो आज मैंने यहाँ पे 100 अंकों का पूरा मॉडल पेपर फुल सोल्यूशन 52 मिनट में कंप्लीट करवाया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर करिएगा, सभी बच्चे तक पहुँचाइए ताकि उनके पास पहुँचे और वो हिंदी के पेपर में अच्छा नंबर स्कोर करके आए, ठीक है ना। और हाँ यार, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को यार सब्सक्राइब करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियोज़ रहें ना सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। क्योंकि जब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगी तो सोचिए आप उसको कैसे पढ़ेंगे, आप उसको कैसे पढ़ेंगे। जब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी तभी तो आप लोग पढ़ाई करेंगे, तभी तो आप लोग पढ़ाई करेंगे। और जब आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंचेगी तो आप लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। तो इसलिए भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में है यार, जाके प्लेलिस्ट से पढ़िए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।